हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, ए सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट वाई। जब सोप बबल टूट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, तो उस टाइम के ऊपर वो हमें ब्लैक क्यों नजर आता है, क्वेश्चन ये। तो ये थिन फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। तो थिन फिल्म की थिकनेस जितनी कम होती जाएगी, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज उतना कम होता जाएगा। एक्चुअली इसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों का रोल होता है। अब आप जितनी इसकी थिकनेस कम करते जाएंगे थिन फिल्म की, उतना पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान कम होता जाएगा। अब ये जो डी है, मीन्स कि ये जो वी शेप एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है रे नंबर 2, अगर हम थिकनेस कम करेंगे, अगर उस सोप बबल को हम ख़त्म करते जाएंगे, तो उतना इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। लेकिन इनके दरमियान फेज डिफरेंस फिर भी रहेगा, क्योंकि एक रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो वो जो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी फेज डिफरेंस ऑफ λ/2। इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है जब दो जो रेज हैं जो इंटरफेयर कर रही है, उन दोनों के दरमियान अगर फेज डिफरेंस जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए, तो वो दो रेज जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। तो पाथ डिफरेंस जैसे ही हम उस सोप बबल को ख़त्म होता हुआ देखेंगे, तो उस जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, कंपेरेबल टू ज़ीरो होगी। तो पाथ डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फेज डिफरेंस ये ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ मीडिया, ये पाथ फेज डिफरेंस रहेगा, और जो कि λ/2 के बराबर होगा, तो इस वजह से वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और इसी वजह से हमें वो ब्लैक नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है जी, कि दो वेव्स जो सुपरपोज कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, वो डिफरेंट वेव फ्रंट से आ रही होती हैं। फिर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होती है, जो विड्थ होती है, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। जो डार्क फ्रिंज होता है वो परफेक्टली, मतलब मींस टोटल डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ये नहीं कि उसके अंदर कुछ वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके कंस्ट्रक्शन भी कर रही हो। जब डिस्ट्रक्शन होगी तो टोटल डिस्ट्रक्शन होगी। और जो फ्रिंजेस हैं हमारे पास, ब्लैक सॉरी डार्क फ्रिंजेस हों या ब्राइट फ्रिंजेस हों, उनकी दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है। और डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो दो वेव्स होती हैं जो इंटरफेयर कर रही होती हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑन द स्क्रीन, वो डिफरेंट पार्ट्स, किसी एक ही सेम वेव फ्रंट होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट पार्ट्स से, डिफरेंट पार्ट्स मीन्स अलग अलग होके किसी पॉइंट के ऊपर और फिर रिकम्बाइन कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो डार्क एंड ब्राइट बैंड्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी सेंटर ऑफ स्क्रीन से लेकर इधर आप पॉजिटिव एक्सिस में मूव करें या नेगेटिव एक्सिस में मूव करें, वो वेरी कर रही होती है। सेंट्रल जो फ्रिंज होता है उसकी इंटेंसिटी और विड्थ सबसे ज़्यादा होती है। और जो डार्क फ्रिंजेस होते हैं वो टोटल डिस्ट्रक्शन समटाइम्स नहीं हम ऑब्जर्व कर रहे होते डायफ्रैक्शन के अंदर। मींस कि अगर हम तीन या तीन से ज़्यादा लाइक 6 वेव्स हम कंसिडर करें, तो हो सकता है 6 में से 4 वेव्स ऐसी हों जो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हों, लेकिन 2 वेव्स अभी भी ऐसी हों जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हों, जो कैंसिलेशन में ना आ रही हो। तो उन दो की वेव्स की वजह से जो थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट बनेगा वहाँ पर, वो उस डार्क स्पॉट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली डार्क नहीं होगा ये डायफ्रैक्शन की केस में। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर ए सेकंड ग्लास प्लेट इज आल्सो यूज्ड, व्हाई। तो वो सेकंड ग्लास प्लेट हमने टॉपिक में देखा था जी, कि एज ए कंपनसेटर बिहेव कर रही होती है। मींस के दो, एक रे है ना, उसको हमने डिवाइड किया है दो रेज में। अब उन दो में से एक रे जो है वो फर्स्ट ग्लास में से 3 दफ़ा गुजर रही है।
तो और जो सेकंड रे है वो जस्ट वन टाइम गुजर रही है। तो ये जो 3 दफ़ा रे नंबर 1 गुजर रही है उसका पाथ कंपनसेट करने के लिए हम एक और ग्लास प्लेट रे नंबर 2 के पाथ में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ताकि वो भी 2 दफ़ा एक दफ़ा जाते वक्त, एक दफ़ा रिफ्लेक्शन करके वापस आते वक्त जब उसमें से गुजरेगी तो 2 दफ़ा उसका भी पाथ, और एक दफ़ा वो जो ग्लास नंबर 1 से गुजरेगी तब। तो दोनों का जो पाथ होगा वो इक्वल हो जाएगा, और उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास सबसे पहली इंटरफेरेंस होगी, वो अगर उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस ना हुआ और उनका पाथ डिफरेंस भी ज़ीरो हुआ, और अगर फेज डिफरेंस हुआ भी तो वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल हुआ तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर हुआ तो वहाँ पर फर्स्ट जो हमें फ्रिंज मिलेगी वो डार्क स्पॉट या डार्क फ्रिंज मिलेगी हमें। Question number 4. How you can explain the Brewster law of polarization? तो ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन हमें ये बताता है जी कि एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, जिसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी कहा जाता है, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होती है ना वो टोटली पोलराइज्ड होती है, प्लेन पोलराइज होती है। और वो जो स्पेसिफिक एंगल होता है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टेड एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, मींस के रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और उस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई होती है वो टोटली पोलराइज्ड लाइट होती है जी। ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू के एन ऑफ आई साइन ऑफ आई पी। आई यहाँ पर इंसिडेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और आई पी का मतलब है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है जी। और एन टू साइन आर, आर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल को शो कर रहा है, और एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है। तो अब एंगल की कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो टोटल एंगल है, यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ टोटल एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। और इसमें से 90 डिग्री एंगल जो है वो ऑक्यूपाई हुआ है बिटवीन जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो रीजन है ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो और कुछ एंगल आई पी ये वाला पार्ट है जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ एंगल उसने ऑक्यूपाई किया है, और कुछ एंगल ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है नॉर्मल के साथ कुछ एंगल ये बना रही है। तो एक एंगल हमारे पास ये हो गया, सेकंड एंगल हमारे पास ये हो गया, और थर्ड एंगल हमारे पास ये 90 डिग्री वाला हो गया। तो टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्री का होगा, और उसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 90 डिग्री को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए 90 माइनस आई पी करेंगे, इसको हम स्नेल्स लॉ वाली इक्वेशन में पुट करें और इसको सॉल्व करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा n1 साइन आई पी इज इक्वल्स टू n2 कॉस आई पी। अगर हम इसको सॉल्व करें ऊपर वाली इक्वेशन में n2 साइन 90 माइनस आई पी तो उसका आंसर हमें मिलता है n2 कॉस आई पी। ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज किया है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। उसके बाद आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को एक साइड पे कर लें, साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करवा दें। साइन और कॉस जो है ये हमारे पास टेन थीटा बन जाएगा, और आपको पोलराइजेशन एंगल चाहिए तो आप टेन इनवर्स ऑफ n2 बाई n1 कर दें, आपको आई पी यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन मिल जाएगा, और यही हमारे पास ब्रूस्टर लॉ भी है। ठीक है जी।
Question number 5. What is meant by the path difference with reference to the interference of two wave motion? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का क्या मतलब होगा जी? बेसिकली पार्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट। किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर दो वेव्स आकर मिल रही हैं तो ओरिजिन से उन्होंने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस में उन दोनों का आपस में जो भी डिफरेंस होगा वो बेसिकली पार्ट डिफरेंस होगा। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स के बराबर होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि वो वेव्स होंगी वो आपस में इन फेज भी होंगी। कोई एंगल का डिफरेंस नहीं होगा उनके दरमियान। और अगर होगा भी तो या तो 0 डिग्री का होगा या 2 पाई का होगा या फिर 4 पाई का होगा, इस तरह अप टू सो ऑन। अब हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पार्ट डिफरेंस होगा वो भी उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए कि किसी एक पॉइंट के ऊपर दो वेव्स आकर मिल रही हैं तो फ्रॉम ओरिजिन उन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो जितने उन डिस्टेंसेस में जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली पार्ट डिफरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो पार्ट डिफरेंस हाफ इंटीग्रल मल्टीपल्स की टर्म्स में होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि उन दो वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। मीन्स कि दो वेव्स जो आपस में मिल रही हैं वो आउट ऑफ फेज होंगी। Question number 6. Why it is not possible to see the interference where the light beams from the headlamps of a car overlap? इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है जी कि लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, कोहेरेंट सोर्सेज हों और जो जिस पॉइंट से लाइट गुजर रही है मींस के जो दो सोर्सेज हैं जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है लाइट उनकी जो गैप है वो कंपेरेबल हो टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इवन इंटेंसिटी भी उन जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनका जो हमने गैप रखा हुआ है विड्थ रखी हुई है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। ठीक है जी। और हमारे पास जो ऑर्डिनरी लैंप जो होते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही होती है वो इन कंडीशंस को यूजुअली ओबे नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट द लाइट बीम्स कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। फार फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो these beams are not monochromatic with respect to each other. Due to these reasons, it is not possible to see the interference where the light beams from the headlamps of a car overlap. क्वेश्चन नंबर 7 है जी। A telephone pole clear shadow in the light from a distant headlamp of a car, but no such effect is noticed for the sound from the car horn. Why? एक टेलीफोन पोल है उसका शेडो कार के हेडलैम्प से आने वाली लाइट से बन सकता है लेकिन साउंड वेव से जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो उसके साथ टकरा कर कोई ऐसा फिनोमेना शो नहीं कर रही। और अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइट के सामने तो लाइट उस ओपेक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके आगे नहीं आती, उसका एक शेडो बनाती है। साउंड वेव्स के साथ ऐसे नहीं होता। इसकी रीज़न ये है जी कि जो साउंड वेव की वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो बेंड हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल के साथ टकराने के बाद बेंड अराउंड होके उसके आसपास से गुजर के आगे जा सकती है, अपना सिग्नल आगे ट्रांसफ़र कर सकती है, इंफॉर्मेशन बेसिकली आगे पहुंचा सकती है। लेकिन लाइट वेव्स जो होती हैं इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, ये टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसी मीडियम में बाउंस बैक भी हो सकती हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। इसलिए वो आगे जो कंसर्निंग पॉइंट होता है डिजायर्ड लोकेशन होती है वहां तक नहीं पहुंच सकती और उनका शेडो भी इसी वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि why it is not possible to obtain diffraction of X-rays
बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली डायफ्रैक्शन के लिए हमने जब हम टॉपिक स्टडी किया था तो उसमें ये देखा था कि डायफ्रैक्शन के लिए जो साइज ऑफ स्लिट जो है ना वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए। अब एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इतनी छोटी सी स्लिट डिज़ाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मगर हम एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमने वहाँ पे ब्रैग्स लॉ को स्टडी किया था। तो एक्स रेज की डायफ्रैक्शन हम वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं बिकॉज जो इंटरप्लैनर स्पेसिंग बिटवीन जो एटम्स होते हैं या एटम्स की साइज की बात करें तो वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो वहाँ से एक्स रेज की डिफ्रैक्शन हो सकती है। तो हर दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एज ए स्लिट बिहेव कर रहा होता है। लेकिन ऑर्डिनरी स्लिट्स के साथ ये फिनोमेना हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। और वो उन स्लिट्स में से डायफ्रैक्ट हुए बगैर एक्स रेज गुजर सकती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी अप्लाई हाइगन्स प्रिंसिपल टू रेडार वेव्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि अगर हमें एक वेव फ्रंट पता हो। मींस के जिस लोकेशन से आगे आपने न्यू वेव फ्रंट जनरेट करना है उससे पहले वाले का एक वेव फ्रंट का बिहेवियर अगर आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव का, तो आप उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट्स बना सकते हो। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव के लिए ये हाइगन्स प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। बेसिकली लाइट वेव जो होती हैं ये फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन शो करती हैं। तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि लाइट वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। पोलराइजेशन में ये होता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस की जो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रही हो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑसिलेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। तो हम कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन फिल्टर कर सकते हैं। बाकी सारी डायरेक्शंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डिफ्लेक्ट करवा के सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन जो होती है उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिनोमेना हमें शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं मींस की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वाइब्रेट कर रहे हैं ऑसिलेट कर रहे हैं। और यही फिनोमेना एक ट्रांसवर्स वेव का भी होता है कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसे नहीं होता क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के हम कोई फिल्टर नहीं कर सकते। पोलराइजेशन इफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स शो नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो पोलराइजेशन इफेक्ट शो करने की वजह से बेसिकली पोलराइजेशन जो फिनोमेना होता है उसको लाइट फॉलो करती है एक लिहाज से ओबे कर रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइट है उसकी नेचर जो है वो ट्रांसवर्स है।